नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारंगनाथ कुंड इन दिनों झेल रहा दुर्दशा की मार, तेजी से मर रही कुंड की मछलियां व कछुए। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की बैठक में व्यापारी महिलाओं ने लिया निर्णय, किसी अन्य व्यापार मंडल के अधीन होकर नहीं करेंगी कार्य। BHO अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों को दवा न मिलने पर गुस्साए परिजन पहुंचे PMO कार्यालय। और बनारस रेलवे स्टेशन के आउटर एरिया में मालगाड़ी की 4 बोगियां हुई बेपटरी। और अब खबरें विस्तार से। सारंगनाथ कुंड इन दिनों दुर्दशा की मार झेल रहा है। कुंड की मछलियां व कछुए तेजी से मर रहे हैं। सारनाथ में बाबा सारंगनाथ महादेव का मंदिर है। यहीं सारंगनाथ कुंड भी है, जिसकी अपनी अलग पहचान है। ऐसी मान्यता है कि चर्म रोग पीड़ित के यहाँ स्नान मात्र से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों ये प्राचीन कुंड दुर्दशा की मार झेल रहा है। कुंड में जितनी भी मछलियां हैं वो तेजी से मर रही हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि जिस कुंड का जल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता था, आज उस कुंड के आसपास से निकलना भी दूभर हो गया है। कुंड से इतनी गंध आती है कि आसपास के रहने वाले लोगों को बीमारियों का खतरा बना रहता है। जहां कोरोना महामारी के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं कुंड की ऐसी दुर्दशा से लोग परेशान हैं। वहीं छठ पूजा समिति के अध्यक्ष ऋषि नारायण ने बताया कि 1.5 महीने पहले मछलियां व कछुए मरे थे और अब फिर काफी संख्या में मछलियां और कछुए मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने शासन व प्रशासन को भी अवगत कराया था कि कुंड के पानी की जांच की जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। सर, इसके पहले 1.5 महीना पहले मछलियां बहुत ज़्यादा संख्या में मरी थी। इसमें हमने शासन और प्रशासन को अवगत कराया था कि आप आकर के इसकी पानी की सैंपल ले जाएं और इसकी जो है कि पोस्टमार्टम करें मछली की। अब तक न कोई शासन और प्रशासन आया और न ही नगर निगम के अधिकारी कोई आकर के इसमें जो कि इसकी जांच किए और न ही इसकी साफ सफाई ठीक ढंग से रखते हैं ये लोग। कितना महत्व रखता है यह कुंड? पौराणिक इतिहास है यहाँ का कि इस कुंड में जिसको चरक होता था वो इसके अंदर नहाने के बाद आज जो है कि उसका चरक सब ठीक हो जाता था। और इसी कुंड के अंदर हल करके लोग नहाते थे, स्नान करके यहीं से जल उठा करके जल ले जाकर बाबा भोलेनाथ के दरबार में सारंगनाथ बाबा के पिंडी पर चढ़ाते थे। उनसे उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती थी। आज यह कुंड का यह दशा बना हुआ है कि न ही इस कुंड से कोई जल निकासी का कोई व्यवस्था की गई और न ही जल इसमें प्रवाहित करने का कोई व्यवस्था की गई, न ही जल को इसके अंदर साफ सफाई की व्यवस्था की गई। ये सब नगर निगम की जिम्मेदारी है। मछलियाँ कब से मर रही हैं ये? मछलियाँ अभी इसके 1.5 महीना पहले बहुत ज़्यादा मरी थी, 2 कुंटल करीब। आज जो मछली मरी है इसमें करीब 1 कुंटल मछली मरी है। कुछ मछलियाँ हम लोगों ने निकलवा करके उसको बाहर फेंकवाया और वो लोग नगर निगम के कुछ गाड़ियों में चला गया है लद करके। क्या आने जाने में काफ़ी बदबू वगैरह है? बहुत दुर्गंध दे रहा है। यहाँ के कुछ अगल बगल के जितने भी लोग बस्ती में बसे हुए हैं लोग कहते हैं बहुत दुर्गंध हो रहा है और यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ की दुर्गंध ऐसी है कि जो कि संक्रमण फैलने का पूरा अंदेशा जताया जा रहा है। जिला प्रशासन से क्या कहना है? जिला प्रशासन से मैं महोदय जी से यही कहना चाहूँगा कि ये आपके संज्ञान में है, आपके सब कुछ देखरेख में है। इसको तुरंत तत्काल इसकी व्यवस्था कराई जाए। यही देखा जाए कि शिवपुर में थोड़ी सी मछलियां मरी थी, वहां पर जाकर उसकी सैंपलिंग की गई और वहां पर पानी की क्लीन किया गया, वहां पर केमिकल डाली गई, वहां की साफ सफाई हुई। यह सारंगनाथ जो है सारनाथ ऐतिहासिक स्थल सारनाथ जो है कि बहुत नामी स्थल है यहाँ पर, जो कि आज तक कोई किसी भी प्रकार का व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जाती है। यह रंग रोगन का आप कार्य देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर कुंड के इर्द गिर्द में जितना भी रंग रोगन का कार्यक्रम है, मंदिर का कार्यक्रम है, श्री सारंगनाथ छठ पूजा समिति के माध्यम से मैं अध्यक्ष, मैं अपने कुछ पदाधिकारियों से और जो लोग कुछ दान कर देते हैं ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर से लगाकर इसका रंग रोगन का मैं काम कराता रहता हूँ। बराबर हर साल हर वर्ष ये मैं करता रहता हूँ।
मैं बार बार सीढ़ी की मांग किया, सीढ़ी अभी तक नहीं बनी। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इसमें तीनों तरफ की सीढ़ी बना करके और मुझे दे, और जो ये कुंड में जो ये बनाया गया है आरती करने के लिए, इसको तोड़वा करके इसको हटवाया जाए। इससे छठ पूजा करने में हमें दिक्कत होती है। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की बैठक आहूत हुई। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक प्रधान कार्यालय तुलसीपुर महमूरगंज में अध्यक्ष सविता सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से व्यापारी हित, सामाजिक हित और व्यापार मंडल की मजबूती के लिए बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रहकर कार्य किया जाएगा और मंडल किसी भी व्यापार मंडल से अपने को नहीं जोड़ेगा। बैठक में आशा गुप्ता, आकांक्षा पांडे, चंदा गुप्ता सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। सविता सिंह, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस महिलाओं के लिए बुलाया गया है। जैसा कि महिला को बोला जाता है कि महिला और पुरुष सामान्य अधिकार हैं, लेकिन ये कहने की बात है। अगर कहीं महिला कुछ बोलती हैं, कहती हैं, तो महिलाओं की आवाज़ को दबाया जाता है और महिलाओं को केवल कहने के लिए है कि महिलाओं को अधिकार है पुरुष के समान। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहती हैं आप? आज मैं सविता सिंह पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूँ। मैं वाराणसी व्यापार मंडल से इस्तीफा दे रही हूँ। क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि महिलाओं को सामान्य अधिकार नहीं दिया जाता है। केवल कहने की बात है कि पुरुष के बराबरी में रखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बराबर जब भी महिलाएं अपने अधिकार या सम्मान की बात करती हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और हमेशा बोला जाता है कि केवल पुरुष के ही संगठन हमेशा आगे रहता है। अगर कहीं है धरना देना है, वहाँ पे भी महिलाओं को बुलाया जाता है, लेकिन महिलाओं को आगे नहीं किया जाता है। केवल महिलाएं काम के लिए हैं और अपने लिए महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो महिलाओं को आवाज़ को दबाया जाता है। तो ये सब सहन मैं नहीं करूँगी। मैं महिलाओं के लिए बीड़ा उठाई और महिलाओं के लिए हमेशा लड़ूंगी। तो इस संगठन से इस्तीफा देने का आपको कितना दर्द है? क्यों इसलिए इस्तीफा दे रही है संगठन से? वाराणसी व्यापार मंडल से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। कारण क्या है? कारण यही हमने बताया कि महिलाओं की आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, वो अपने से कुछ कर नहीं पाती हैं और अपने से फैसला लेती हैं तो पुरुषों की दबाव आ जाती है कि आपने ये फैसला गलत कर लिया। कितने सहयोगी आपके हट रहे हैं उससे? मेरे सहयोगी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं हट रहा है। मतलब काफ़ी लोग हमारे साथ हैं और बाकी अभी तो ऐसा कोई नहीं आया कि हमारी महिलाएं साथ है। वाराणसी व्यापार मंडल अजीत सिंह बग्गा जी का है। तो उससे आपसे आज से कोई मतलब नहीं रह जाएगा? आज से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा वाराणसी व्यापार मंडल से। आज से हम लोग अपनी संगठन को मजबूती से चलाएंगे और सारी बहनें मिल के एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे और वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते। बीएचओ अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों को दवा न मिलने पर गुस्साए परिजन पीएमओ कार्यालय पहुंचे। बीएचओ अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों को दवा न मिलने का आरोप लगाते हुए परिजन प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचे और इस बाबत पत्रक दिया। वहीं परिजनों ने इसके पहले बीएचओ एमएस का घेराव किया और दवा उपलब्ध कराने की मांग की। परिजनों की माने तो ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। राकेश जी, कहाँ आप लोग हैं? क्या हुआ है? किस हाल में यहाँ आना पड़ा? सर, मैं 18 मई को यहाँ पे अपने पेशेंट श्री गोपाल पांडे जी को, मेरे जो पिताजी हैं, उनको मैं लेकर के यहाँ बीएचयू में एडमिट कराया था और ब्लैक फंगस का उनका कोविड निकला था और कोविड के साथ वो ब्लैक फंगस वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। दवा चालू हुई और दवा के दरमियान बहुत सारी लापरवाही देखी गई, काफ़ी अनियमितताएँ थी। दवा कभी भी फुल डोज नहीं लग पाई। जब भी हमने बीएचयू के प्रशासन से इस चीज़ की शिकायत की, मैंने 1-2 बार ट्विटर हैंडल पे भी इसको शिकायत किया और इसके बाद सीएमओ का जो उनका क्या कहते हैं टोल फ्री नंबर है उस पर भी शिकायत किया। पीएमओ कार्यालय में भी मैंने इसके लिए लेटर पत्र की कार्रवाई की। सारे कुछ करने के बाद में हमें सिर्फ यही कहा गया कि आपके लिए दवा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन दवा की समुचित अनुपलब्धता लगातार बनी रही। कभी भी दवा पूरी नहीं मिली हमें। कभी 1 वायल या 2 वायल दिया जाता है, जबकि इसको 5 kg पर ml के हिसाब से एम्फोटेरिसिन बी का जो इंजेक्शन होता है उसको लगाना होता है। दवा की अनुपलब्धता के कारण मरीजों का जो टाइमिंग है वो काफ़ी बढ़ गया है। मतलब जो मरीज 21 दिन से 1 महीने में ठीक हो सकते थे दवा उपलब्ध होने में, वो 3 से 4 महीने ले चुके हैं। अभी भी उनके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है और पिछले 5 दिनों से दवा बिल्कुल नहीं मिली, जिससे मरीजों की कंडीशन वर्ष से और ख़राब होती जा रही है। इसके पीछे हम लोगों ने उनसे पूछा
बीएचयू प्रशासन के आज हमने एमएस साहब से मैंने डायरेक्ट बोले एक व्यक्ति से मिलेंगे, मोबाइल बंद करके हम उनके पास गए थे। उनसे मिलने के बावजूद उन्होंने ये बोला कि इसमें सरकार की और सीएमओ साहब की तरफ से दवा की सप्लाई होती है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम 1000 वायल का डेली डिमांड करते हैं और हमें मुश्किल से 100 से 200 वायल ही मिलता है, जिसको कि हम एक या वायल लगाएंगे, 1 या 2 दिन ही लगा सकते हैं। उन्होंने अपना पलड़ा सीधे झाड़ दिया, बोले कि 330 करोड़ रुपए पेंडिंग है बीएचयू का, जिससे कि हम दवा भी नहीं अब दे पाएंगे। और दवा नहीं देने की वजह यही है कि सरकार उनका सहयोग नहीं कर रही है। उसके बाद उन्होंने बोला 45 करोड़ रुपए हमने स्टूडेंट का स्पेशली जो कि लगा दिया दवा के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को उन्होंने अपनी कमियां बताई कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम अपनी पूरे एफर्ट को डाल रहे हैं बीएचयू, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई अमल नहीं हो रहा है। हमने सीएमओ साहब के पास गए, सीएमओ साहब ने सजे पर्दा झाड़ दिया। उन्होंने बोला बीएचयू हमें दवा की नहीं बता रही है कि दवा की कितनी उपलब्धता होनी चाहिए, वो जितना हमसे डिमांड करते हैं उतना हम भेज देते हैं। यदि वो रिक्वायरमेंट किए होते तो हम उनको डेली दवा भेजते। तो यहाँ पे लापरवाही या तो बीएचयू की कही जा सकती है या सीएमओ कार्यालय की कही जा सकती है। इसी सब दुविधाओं में हम लोग अपने पीएमओ कार्यालय में आए हैं, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और हम अपने इस डिमांड को रखना चाहते हैं कि हमें दवा की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, दवा मिलनी चाहिए। यही हमारा मांग है कि यदि किसी लेवल पे दवा की लापरवाही हो रही है उसकी समुचित व्यवस्था की जाए और उसकी जांच की जाए कि दवा की गड़बड़ी कहाँ हो रही है और किस स्तर पे हो रही है। क्योंकि मरीजों को वेट के हिसाब से दवा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। वो पर वायल जो है 1-1 वायल 2-2 वायल लगाया जाता है, जिससे कि मरीज 3 महीने 4 महीने 5 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर अपने लेवल में बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कोशिश बेकार जा रही है। नर्सिंग स्टाफ सपोर्टिव है लेकिन वो भी बेकार जाती है, क्योंकि दवा नहीं मिल रही है। दवा नहीं मिलेगी, रोग बढ़ेगा। और ये ब्लैक फंगस जो कि भारत सरकार ने इसको घोषित कर दिया आपातकालीन रोग है क्या, उसको भी दवा नहीं मिलने के चक्कर में हम लोग काफ़ी दिनों से 3 महीने से तो मैं बैठा हूँ यहाँ। मेरे सारे जितने भी दिखाई आपको दे रहे हैं ये सारे 3-3 महीने से बैठे हुए हैं। मैं बात कीजिए कितने पेशेंट होंगे बीएचयू में? बीएचयू में अभी 135-40 पेशेंट के लगभग हैं और दवा नहीं मिलने के कारण सभी लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो सारे लोग आज यहाँ आए हैं? हाँ, सारे लोगों के अटेंडर गार्जियन आए हैं जिनके अटेंडर रहने चाहिए थे, जो कि जरूरी है पेशेंट के साथ रहना, हमने उनको छोड़ा है। भैया कहाँ आप लोग आए, मरीज किसको लेके आते हैं बीएचयू में? क्या है? हम लोग भाई भर्ती हैं, ब्लैक फंगस हुआ है उनको। उनका इलाज जो है कि 2.5 महीने से चल रहा है और लगभग ये पोसाकोनाजोल जो टैबलेट था वो भी बंद कर दिया गया 15 दिन से। और ये इम्पोटेरिसिन भी इंजेक्शन लग रहा था वो भी बंद है 15 दिन से। अभी हम लोग एमएस साहब से पूछे, बोले 100 वायल आया और हम लोग सीएमओ ऑफिस में आए तो वहाँ पे सीएमओ साहब ने बोला कल हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए 1000 वायल। और तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे? पुलिस आप लोग को कहाँ रोकी? अभी हम लोग यहाँ पीएमओ ऑफिस में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। तो क्या यहाँ पुलिस रोक लिया आप लोग? हाँ, यहाँ पे धारा 144 लागू है, इसके लिए हम लोग अपना एप्लीकेशन बना के और पीएमओ ऑफिस में एक लोग जाके मिलेंगे। कितने मरीज होंगे वहाँ पे बाकी ब्लैक फंगस के? मरीज अभी 200 एबव होंगे। कहाँ कोई भी दवा नहीं मिल पा रही है? क्या सर? दवा किसी को नहीं मिल पा रही है? दवा किसी को नहीं मिल पा रही है। बनारस रेलवे स्टेशन के आउटर एरिया में मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गईं। पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस रेलवे स्टेशन से पहले यार्ड में एक बड़ा हादसा हुआ। यह हादसा रेलवे ट्रैक पर प्रयागराज जा रही एक मालगाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक लगने के बाद हुआ। किसी जानवर के आने के कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। हादसे की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि रेलवे ट्रैक पर चारों तरफ सिर्फ मालगाड़ी की बोगियां ही दिखाई दे रही थीं। फिलहाल रेलवे की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन प्रयागराज रूट पर चलने वाली कई गाड़ियां प्रभावित हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पटना से आ रही काशी पटना एक्सप्रेस समेत गोरखपुर से आने वाली इंटरसिटी और रात में जाने वाली पवन एक्सप्रेस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रोका गया, जबकि कुछ अन्य ट्रेनों पर भी इस हादसे का असर पड़ा है। मां मंगला गौरी की झूलनोत्सव जल विहार झांकी सजाई गई।
श्रावण मास के पावन अवसर पर माता मंगला गौरी का भव्य झूलनोत्सव श्रृंगार का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां को स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न सुगंधित पुष्पों आभूषणों से मां का श्रृंगार किया गया। इसके बाद मां को झूले में विराजमान कराकर जल विहार की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर मां का विधि विधान से पूजन कर उन्हें भोग अर्पित किया गया। इसके बाद पूरे मंदिर परिसर को अनेक फूल पत्तियों से सजाया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मां मंगला गौरी के दर्शन पूजन करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी बाधा दूर होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मां मंगला गौरी व भगवान शिव की सजी जल विहार झांकी का दर्शन पूजन किया। वाराणसी शहर से कुछ दूरी पर शूलटंकेश्वर महादेव विराजमान है। इस मंदिर के घाटों से ही गंगा काशी में उत्तर वाहिनी होकर प्रवेश करती हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। काशी बाबा भोले की प्रिय नगरी है। घाटों और मंदिरों की नगरी काशी अपने आप में अनोखी है और यहाँ के हर एक मंदिर की अपनी अलग पहचान है। ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर शहर से 15 किलोमीटर दूर पर है, जहाँ शूलटंकेश्वर महादेव विराजमान है। मान्यता है कि जिस तरह मां गंगा के शूल नष्ट हुए, उसी तरह दर्शन करने वालों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माधोपुर गांव में स्थित शूलटंकेश्वर महादेव भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। मंदिर में विशालकाय शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में हनुमान जी, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय के साथ नंदी भी विराजमान है। काशी के दक्षिण में बसे इस मंदिर के घाटों से ही गंगा काशी में उत्तर वाहिनी होकर प्रवेश करती हैं। मंदिर के पुजारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि इस मंदिर का नाम पहले माधव ऋषि के नाम पर माधवेश्वर महादेव था। शिव की आराधना के लिए उन्होंने ही इस शिवलिंग की स्थापना की थी। ये बात गंगा अवतरण से पहले की है। उन्हीं के नाम पर गांव का भी नाम माधोपुर है। भक्तों का जो इच्छा जो कि पूरी होती है, उनका मनसा पूरा होता है। और सावन के दिन में तो विशेष रूप से यहाँ पर अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, हवन पूजन, जप, ये सब यज्ञ होता रहता है। और ये है कि आपका पूरा महीना जो कि मेला लगा रहता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यहीं से गंगा जी को उत्तर वाहिनी किए हैं। उस समय इनका नामकरण जो कि शूलटंकेश्वर महादेव हुआ और उसी समय से यहीं से गंगा जी उत्तर वाहिनी होकर के काशी में बहती है। काशी के गंगा जी को जब रोके हैं तो गंगा जी से 3 वचन लिए हैं कि काशी में आपको उत्तर वाहिनी बहना है, काशी के घाटों को स्पर्श करते हुए बहना है। और काशी में कोई भक्त स्नान के लिए जाए तो उसे जल का कोई जीव जंतु, मगर घड़ियाल सब जल में रहते हैं तो काशी में रहें, लेकिन किसी भक्त को नुकसान न पहुँचाएं। यही इस मंदिर का जो की है वो है। सागर किसका रूप धारण किए हैं? महादेव जी का। महादेव जी का। ये हर साल करते हैं कि इसी साल? हर साल। कितने सालों से करते आ रहे हैं? लगभग 5-6 साल से। 6 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? राजतलाब भीमचंडी से हम लोग आते हैं और यहाँ से जल उठाकर अपने दूसरे पड़ाव भीमचंडी धाम पर जल डालते हैं। कैसा लगता है इस तरह का? बहुत अच्छा लगता है और हमारे सभी भाइयों का बहुत ही भरपूर सहयोग रहता है और हमारे सभी भाई हमसे बहुत खुश रहते हैं। यहाँ की क्या मान्यता है मंदिर की? यहाँ की मान्यता है बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर माँ गंगा अर्थात विराजमान थी। इसी के मान्य से यहाँ पर सब लोग दर्शन करने हर साल आते हैं। यहाँ शिव जी के दर्शन करने के बाद बड़ा अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी अनुभूति हुई हमें। मतलब जो मन व्यग्र था वो आने के बाद शांत हो गया है। इनका तबीयत थोड़ा सा सही नहीं रहता है। यहाँ से आने के बाद इनको लगा कि अभी आने पर इनको महसूस हो रहा है कि नहीं, हमको आराम है। यहाँ पे आने पे इतनी शांति जगह है। इतनी भीड़ होने के बाद भी इतनी शांति यहाँ लग रही है, इसका मतलब कुछ महात्मा है तभी तो। क्या जानते हैं बाबा के बारे में, कुछ पता है? बाबा जी के बारे में हमारे एक मित्र ने हमको यहाँ बताया था कि यहाँ दर्शन करिए। सावन का महीना था, सावन का आखिरी सोमवार था, तो हम सोचे चल के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ के महत्व के बारे में पता था। यहाँ के आने के बाद काफ़ी लोगों का उद्धार हुआ है, काफ़ी लोगों की मान्यताएं पूरी हुई हैं, कितने लोग मान्यताएं पूरी हुई हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शौर्य चक्र प्रदत्त की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर उनकी पत्नी जिलाधिकारी के समक्ष गुहार लगाने पहुंची। शहीद महेंद्र प्रताप सिंह शौर्य चक्र प्रदत्त की प्रतिमा स्थापित करने के संदर्भ में उनकी पत्नी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से गुहार लगाने पहुंची। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शौर्य चक्र प्रदत्त महेंद्र प्रताप सिंह ने हमेशा देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, जो जीते जी देश के ऊपर आने वाले सभी संकटों को झेला है। हम उनके सम्मान में उनकी प्रतिमा लगाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहीद महेंद्र प्रताप सिंह का आवास सिगरा थाना अंतर्गत शिवपुरम कॉलोनी निराला नगर में है। उनकी पत्नी उमा सिंह लंबे समय से प्रतिमा लगाने की मांग कर रही हैं और आज वो एक बार पुनः जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंची। जी, आज ये जिलाधिकारी के यहाँ किस काम के आना हुआ? जिलाधिकारी साहब के पास आज से नहीं, बहुत पहले से और अधिकारियों के पास मैं दौड़ रही हूँ। 2008 में हमारे आदमी अफगानिस्तान में तालिबान क्षेत्र में काम करते हुए इंजीनियर से मारे गए और वो शहीद हो गए। उनको शौर्य चक्र मिला। सत्ता बदली, सरकारें बदली, सभी लोग बदले, ऑफिसर बदले, डीएम बदले, सबके यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, लेकिन मेरी अर्जी, मेरी प्रार्थना, मेरे किसी ने कुछ भी नहीं सुना। क्या अर्जी है आपका? यह मूर्ति बनवाने के लिए लोग गए, हमें कहे आश्वासन दिए कि आपकी मूर्ति लगेगी, आपके हस्बैंड को चक्र मिला है। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा सर ठीक है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आदमी शहीद हुए, उनको चक्र मिला है तो उनकी मूर्ति लग जाए। लेकिन आज 12-13 साल हो गया, तो आज कितना मेरे आदमी की आज तक मूर्ति नहीं लगी। इस सरकार में भी मैं 8 महीने से दौड़ रही हूँ। यहाँ जाइए मैडम, वहाँ जाइए मैडम, वहाँ जाइए मैडम, करते करते मैं थक गई हूँ। हमारे विधायक संसदीय हमारे क्षेत्र के सौरभ श्रीवास्तव, पूरी जनता गई कई बार वहाँ। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, भाजपा कार्यालय, वहाँ हम लोग गए, वहाँ पूरी जनता गई, कोई सुनवाई नहीं। फिर जनता हमें बाद में हमें ताने देने लगी, महने देने लगी कि आपको देश में शहीद होने से क्या मिला कि एक मूर्ति नहीं लग रही है। अब मैं तो क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप क्या हम मूर्ति लगवाना चाहते हैं और उनके नाम उनका द्वार बनवा के रोड करवाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ और बनारस के पहले वो इंसान है जिनको चक्र मिला है, शौर्य चक्र मिला है। मैं बहुत तंग हो के आप लोग के सामने आके खड़ी हुई हूँ। तो क्या उम्मीद है आज जिलाधिकारी से मिलने? जिलाधिकारी साहब से बात तो नहीं हुई है, अभी आए नहीं है, लेकिन वो जिलाधिकारी साहब बहुत किए हैं, बहुत सांत्वना दिए हैं कि हम कर रहे हैं कोशिश अपने की तरफ से। आप क्या लगता है वो पाएगा आज जिस तरह से कोशिश की? अब आगे देखिए, 12 साल हो गया, ये 10 साल का था मेरा बेटा। लहरतारा स्थित हंस होंडा में होंडा की नई कार न्यू होंडा अमेज की लॉन्चिंग की गई। लहरतारा स्थित हंस होंडा में होंडा की नई कार एमएस होंडा की लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेश कुमार, होंडा के सेल्स जनरल मैनेजर चंदन सिंह ने फीता काटकर कार की लॉन्चिंग की। वहीं सेल्स जनरल मैनेजर ने इस कार की खूबियों को बताया। हमारे यहाँ आज न्यू अमेज फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग है और इसके अवसर पर हमने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया है और कुछ हमारी डिलीवरी भी शेड्यूल्ड है इसके अकॉर्डिंगली। और पहले दिन से लाइक आज लॉन्चिंग है और फिर कस्टमर से काफ़ी इसके प्रति कौतूहल देखने को मिल रहा है कि लोग काफ़ी एक्साइटेड है इस गाड़ी को देख करके, बिकॉज इसमें काफ़ी नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए जो सेगमेंट में बेस्ट होंगे। और लुक वाइज शुरू से एक अच्छी गाड़ी रही है और भरोसे होंडा का ब्रांड है तो भरोसा कहीं से भी कम नहीं होने वाला इसमें। और साथ में हमने इसको फीचर पैक कर दिया है, लुक वाइज शानदार कर दिया है। तो ओवरऑल एक शानदार ड्राइव के लिए ये गाड़ी एकदम मार्केट में शुरू से भरोसेमंद रही है और आगे भी अच्छा कर रही है। बात की जाए तो क्या मेन फीचर्स में जो सेगमेंट में आप कहते हैं तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो आ रहा है LED लाइट्स के साथ में, ये इन्होंने ऐड ऑन किए हैं जो कि एक बेहतरीन फीचर है। इस सेगमेंट कारों में ये फीचर्स नहीं है। ये दिस विल बी द फर्स्ट व्हीकल हैविंग दिस फीचर। आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू अटेंड दिस, मतलब प्रिविलेज्ड फील करता हूँ मैं कि आज मैं होंडा का जो नया न्यू एमएज लॉन्च हुआ है उस पर उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इनके बीच आकर के गाड़ी को लॉन्च भी किया इनके साथ। GM इज ऑल्सो विद अस
तो इट्स अ ग्रेट। होंडा का ऑलवेज भी पहले भी जो भी मॉडल रहा है वो काफ़ी मार्केट में इनकी अच्छी पकड़ है और आगे भी हमारा विश है कि ये जो मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है दिस इज़ ए वेरी गुड प्राइस और सेगमेंट में अच्छा रेंज में है। तो आई थिंक कि विश की ये मार्केट में और इनकी पकड़ को और स्ट्रॉन्ग करेगा, मदद करेगा। ऑलवेज मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो क्या खासियत थी और कितना अच्छा लगा आपको? अच्छा बहुत था, गाड़ी भी काफ़ी प्यारी है, गाड़ी भी प्यारी थी और काफ़ी शौक भी था गाड़ी का, अच्छा लगा गाड़ी देख के। कलर वेरिएंट सब अच्छी है गाड़ी की। तो आपने कितने दिन पहले इसको बुक कराई थी? मैंने इसे 8 अगस्त तक 8 अगस्त को कराई थी। आज लॉन्चिंग के समय हाँ हाँ। तो क्या कहेंगे गाड़ी के फीचर्स और कलर के बारे में? गाड़ी का कलर तो बहुत प्यारा है, फीचर्स मैंने उस दिन चेक किया था, फीचर्स भी काफ़ी अच्छी थी और गाड़ी का लुक, फीचर्स, आगे का फेसलिफ्ट सब प्यारी है। बसपा राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद ने प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी में शिरकत की। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दूसरे दिन अपने परिवार संग संकट मोचन दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद दुर्गाकुंड स्थित साकेत मंडप में आयोजित प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज एवं ब्राह्मण समाज को लेकर चलने का काम किया है। बसपा की 2007 में बनी सरकार में सभी वर्गों को लेकर चलने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किया है। आज वाराणसी में हमको मंदिर का दर्शन भी करना था, हमको और भी लोगों से मिलना था, इसलिए हमने सिर्फ एक कार्यक्रम रखा था। आप लोगों का भी कार्यक्रम था, इसलिए हमने बड़ा कार्यक्रम सिर्फ एक रखा था। लेकिन फिर जब आप लोगों की बात आई तो हमने कहा नहीं, हम इसमें जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के नौजवान लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और वकील हैं, सभी लोग मौजूद हैं। तो ऐसी सभा में तो जाना बहुत ही जरूरी है। गंगा में नहाते समय गहरे पानी में जाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया। गंगा में नहाते समय देवरिया से आए 2 युवक गहरे पानी में चले गए, जिसमें से एक युवक को बचा लिया गया, लेकिन एक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय अक्षत मणि और 21 वर्षीय आदित्य तिवारी गंगा स्नान के लिए तुलसी घाट पर आए थे। स्नान के दौरान दोनों गंगा नदी में डूबने लगे, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा आदित्य तिवारी को तो बचा लिया गया, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण अक्षत मणि पानी में बह गया। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर शहर में राखियों की दुकानें सज गई हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन अब नजदीक ही है, जिसे देखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर राखी की दुकानें सज गई हैं, जहां रंग बिरंगी राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बच्चों के लिए विशेष प्रकार की कार्टून कैरेक्टर, म्यूजिकल इत्यादि आकर्षक राखियां उपलब्ध हैं। वहीं इन राखियों की खरीदारी भी अब शुरू हो गई है। क्या डिमांड है राखी को लेकर? फैंसी राखी, जैसे इंडियन राखी और स्टोन में मेहन नग के, वो इस समय कम आई है, लेकिन उसका क्रेज भी बहुत है, कस्टमर मांग भी रहे हैं। तो जानना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चों के लिए भी राखी आई हुई है, जी जी भीम वाली, जी, तो क्या बिक रही है? बिक रही है, भीम की बिक रही है, डोरीमोन है, जो मोटू पतलू है, लाइट में भी कम आ रही है, उनका भी डिमांड है। लाइट में किस तरीके की आ रही है? भीम बना हुआ है। कितने की आती है वो 40-50 की आती हैं। कस्टमर वो खरीद रहे हैं। हाँ जी। तो सानी जी, इस बार रक्षाबंधन पर क्या अहम तरीके से यहाँ पर रक्षाबंधन पर क्या बिक रहा है? लंबा राखी प्लेयर भैया भाभी का जी, और आपका जो बॉम्बे का राखियाँ और राजस्थान की राखियाँ ज़्यादा बिक रही है, और चंदन का, चांदी का, ये सब डिमांड ज़्यादा है। तरीके से पूर्व में चाइना की राखियाँ नहीं, चाइना राखी, पूर्व में चाइना का हर सामान बैन लगा। नहीं, चाइना को राखी देते हैं। बात की जाए तो वाराणसी में जो रक्षाबंधन में चाइना की राखी दिखाई देती थी, नहीं, कोई नहीं लेता है, लेता ही नहीं, कोई लोग रखते हैं। आप अपने हाथ में जो लिए क्या है वो? ये सब भीम है। क्या मतलब? ये तो बच्चों का है, बच्चों के लिए। हाँ जी, बच्चों में लाइट वगैरह का है, और आपका छोटा भीम है, और लॉकडाउन चलते, कोरोना काल ही चलते, आपकी दुकानदारी पे कितना असर है? कुछ भी असर नहीं है। हाँ, बहन अपने भाई की राखी बांधे करेंगी, चाहे लॉकडाउन रहे या कुछ भी रहे, तो राखी बांधने के। जी, हमारे देश के जो जवान भी अधिकारी का, हमारे जो डीएम साहब के, जो एसएसपी साहब भी आए थे, परिवार के लोग राखी सभी लोग बांधती हैं, भाई के अपने बहन को, बहन बांधती हैं।
इसको कोई असर नहीं है। की अगर बात की जाए तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर? कोई रखा जा रहा है सर, जो लेकिन कितना भीड़ कस्टमर लगा देते हैं, किसको हम लोग मना करते हैं, कोई मानता ही नहीं है। लगा रहे हैं लोग, मास्क लगा के आ रहे हैं, कोई लोग नहीं भी लगा के आ रहे हैं। मास्क तो आप भी लगाए मतलब लगाते हैं सर, जो अभी तो फिलहाल नहीं लगाए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिस तरीके से इसको त्यौहार के दौरान काफ़ी साफ और काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, तो लॉकडाउन के चलते इस बार क्या लगता है राखी जो मार्केट में आप आई है, क्या अलग देखने को मिल रहा है आपको? बस जैसा चल रहा है, लॉकडाउन का असर तो सब पे हुआ है। राखियाँ भी फिर भी इस बार सस्ती है। बाकी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो तो बहुत अच्छा ही काम किए हैं। तो इस बार जो राखियों में अलग अलग देखने को मिल रहा है, जैसे बच्चों के लिए भीम, जैसे कि बहुत से ऐसे मतलब राखी है, कार्टून वाली राखी है जो बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो क्या आप क्या पसंद कर रहे हो? हमारे तो भाई हमसे बड़े ही हैं सब, तो उन लोग के हिसाब से छोटे बड़े सब राखी ले रहे हैं। अच्छा। वैसे हमारी है, ये हमारी बेटी है दिव्यांशी सैनी, ये अपने मामा लोग को राखी बांधी तो उनके हिसाब से राखी ले रही है। सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को जो इनकम टैक्स पेई में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करेगा। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको बहुत सी परेशानियां हैं, परंतु सरकार इसके बारे में कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। हम उन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, उन सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में इनकम टैक्स दिया है। इनकम टैक्स देने का मतलब है कि हमने आर्थिक रूप से देश को संपन्न बनाया है, लेकिन इतने वर्षों, लगभग 45 वर्षों से तो मैं ही टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन इतने सालों से टैक्स देने के बाद भी हमको सरकार की ओर से कोई भी किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं है। तो हमारी बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिसमें सीनियर सिटीजन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम ये नहीं कहते कि किसानों को आप मुफ्त बिजली न दें, किसानों को आप पैसे न दें, आप ज़रूर दें, लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके वजह से ये पैसे दिए जा रहे हैं टैक्स की वजह से, उनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे आयुष्मान का कार्ड गरीबों को दिया जाता है 5 लाख तक के इलाज के लिए, तो जो सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स पेई हैं उनको साल में एक बार हेल्थ चेकअप कार्ड मिलना चाहिए, जिसमें उनकी पूरी खून की जाँच हो जाए, एक्सरे हो जाए, ECG हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं। बुजुर्ग लोग बैंक में जाते हैं, वहाँ कोई अलग से उनके लिए काउंटर नहीं है, उनके बैठने के लिए कोई अलग से जगह नहीं है। ये सुविधाएं बैंक में होनी चाहिए, काउंटर अलग से होना चाहिए, या सामने से बैठने वाली जो सीट है उस आगे की पंक्ति में उनको बैठने की जगह मिलनी चाहिए। और वो बुजुर्ग जिनका हाथ कांपने लगता है कमजोरी की वजह से या कुछ बीमारियों की वजह से, उनको अपने धन को निकालने में, अकाउंट ऑपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बैंकों को एक अलग तरीके से लाइन फॉलो करनी पड़ेगी कि वो आधार कार्ड के माध्यम से, पैन कार्ड के माध्यम से और वोटर आईडी के माध्यम से उनको खाता ऑपरेट करने के लिए सुविधा प्रदान करें, जिनकी बहुत से लोगों की पेंशन नहीं निकल पाती है कि उनका हाथ कांप रहा है। तो ऐसी बहुत सी मांगे हैं हमारी, जिनको लेकर के हम सरकार से बात करेंगे। आप देखें कि बहुत से लोग होते हैं 60 साल में रिटायर होते हैं, एक कोई किसी ऑफिस में हेड बाबू होता है जो ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, लेकिन जिस दिन वो रिटायर होता है उसकी आधी लाइफ लगता है ख़त्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अपने आगे की लाइफ को शुरू करना चाहता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जैसे LLB करना चाहता है कि वो उसके बाद वकालत कर सके, तो उसको इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए फ़ीस में रियायत मिलनी चाहिए। तो कैसे सरकार तक आप अपनी इस बात को पहुंचाएंगे? हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हम उनको जो है वो अभी तक शायद इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है, लेकिन बातें नहीं उठाने से काम नहीं चलेगा, कहीं से तो बात उठनी चाहिए। तो बात उठेगी और पहुंचेगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की जो है वो संस्था है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारंगनाथ कुंड इन दिनों झेल रहा दुर्दशा की मार, तेजी से मर रही कुंड की मछलियां व कछुए। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की बैठक में व्यापारी महिलाओं ने लिया निर्णय, किसी अन्य व्यापार मंडल के अधीन होकर नहीं करेंगी कार्य।
बीएचओ अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों को दवा न मिलने पर गुस्साए परिजन पहुंचे पीएमओ कार्यालय। और बनारस रेलवे स्टेशन के आउटर एरिया में मालगाड़ी की 4 बोगियां हुई बेपटरी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।